ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर रेड्डी, एक ऐसा सवाल है म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, जिसको लेकर सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है और इसका खतरा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हो सकता है। आपसे जानना चाहेंगे कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, इससे बचने के लिए क्या कुछ सावधानियां हमें रखनी होंगी। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगस है। वो फंगस नाक के अंदर ज्यादा पैदा होता है और वहां पे इन्फेक्शन शुरू होने के बाद वो आंखों तक पहुंच सकता है और दिमाग तक भी पहुंच सकता है और आंखों को भी खतरा है और अगर दिमाग में पहुंच गया तो जान के लिए भी खतरा है। तो ये अक्सर ऐसे लोगों में होता है जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाता है और खास करके जिनमें डायबिटीज है उनको ज्यादा खतरा है और किसी और भी कारण की वजह से अगर इम्यूनिटी कम हो गया तो उनमें भी ये ज्यादा खतरा है। खास करके इस बीमारी के दौरान में ये देखा गया कि जिनको ज्यादा स्टीरॉइड्स दिए गए हैं, उचित मात्रा से ज्यादा या काफी ज्यादा दिन तक देते हैं और जब आवश्यकता नहीं है तभी भी देते हैं, तो उनमें ये ज्यादा खतरा है। और इम्यूनिटी कम करने वाली दूसरी दवाइयां भी है जो टॉक्सिलिजुमैब जैसा, उससे भी ये तकलीफ हो जाता है और कुछ एंटीबायोटिक्स भी गलत इस्तेमाल करने से भी ये फंगस बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि ये जिनको ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है नाक के अंदर, वो पानी के अंदर से वो बबल होके आता है, तो वो अगर पानी कुछ हद तक कलुषित है तो उसके जरिए ये फंगस हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। मगर जिनमें इम्यूनिटी कम हो चुका है उनमें ये फंगस जल्द से बढ़ सकता है और काफी खतरा बन सकता है। तो इसकी कैसे पहचान होती है कि हमें म्यूकोरमाइकोसिस है या ये ब्लैक फंगस हो गया है? आमतौर से अगर नाक के अंदर ये फंगस बढ़ने लगा तो पता चल जाता है कि नाक बंद हो रहा है और नाक के अंदर से कुछ इस प्रकार का अगर नाक क्लियर करते हैं तो फंगस थोड़ा सा निकलता है। मगर कई बार पता नहीं चलता और जब आंख में पहुंचता है और आंख के पीछे बढ़ने लगता है और आंख बाहर निकल के आता है तो तब पता चलता है या दिमाग के अंदर पहुंचने के बाद पता चलता है। तो इसलिए ये काफी खतरे वाली बात होती है क्योंकि जल्द से पहचान भी नहीं आता। तो हम ऐसा क्या करें कि इस बीमारी से बचे रहें? देखिए, एक तो ये आवश्यक है कि अगर कोविड का बीमारी हुआ, जो कोई भी हमारा इलाज कर रहे हैं डॉक्टर लोग, वो लोग स्टेरॉइड्स तभी इस्तेमाल करें जब बिल्कुल आवश्यक हो। वो खास करके इंटेंसिव केयर में जिनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है उन्हीं में इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा लोगों में अगर स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करें, खास करके टैबलेट्स के रूप में या इंजेक्शन के रूप में, इनहेलेशन के रूप में थोड़ा कम खतरा होता है। अगर ज्यादा डोज में स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करें या ज्यादा दिन तक स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करें या एंटीबायोटिक्स का भी दुर्विनियोग करें, तब ये खतरा बढ़ता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टेरॉइड्स तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब बिल्कुल आवश्यकता हो और ज्यादा दिन तक भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का भी हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और अगर कोई खतरे वाली बात लगती है तो तुरंत जांच कराना चाहिए। कोई ईएनटी सर्जन आमतौर से वहां पे नाक के अंदर है तो वो जल्दी पहचान लेते हैं। और डॉक्टर रेड्डी, इस समय कोविड को लेकर लोगों में एक भय और डर है, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आता है तो वो जितने भी इसके टूल्स हैं, जितने भी मेडिसिन हैं, उन सब की शुरुआत कर देता है, जिसमें से एक स्टेरॉइड भी है। आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है जिसके बाद हमें स्टेरॉइड की जरूरत पड़ सकती है, ऐसे नहीं लेना है आम अगर लक्षण है तो? स्टेरॉइड्स कई किस्म के होते हैं। एक तो गोली के रूप में दिया जा सकता है, एक तो इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है या इनहेलर मतलब सूंघने वाली स्टेरॉइड भी होती है। आमतौर से गोली या इंजेक्शन से देने वाली स्टेरॉइड्स जो है तभी देनी चाहिए जब इंटेंसिव केयर में कोई कोविड से पीड़ित व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो तब उनमें कुछ दिनों तक स्टेरॉइड इस्तेमाल करने से उनके ऊपर ये जान बचाने का प्रभाव होता है, फायदा भी होता है। ये बड़ा ट्रायल से पता चला है ब्रिटेन में, रिकवरी ट्रायल। हर बीमारी की शुरुआत में नहीं देनी चाहिए क्योंकि अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारा कुदरती इम्यूनिटी कम हो जाता है और ये वायरस से लड़ने का हमारा शक्ति जो है वो भी कम हो जाता है। तो इसीलिए अस्पताल में ही डॉक्टर को
ये निर्णय करना चाहिए कि स्टेरॉइड्स की आवश्यकता है या नहीं, अपने आप से नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर रेड्डी, हम होम आइसोलेशन की बात करते हैं, वो लोग जिन्हें कोमॉर्बिडिटी है उन्हें भी क्या कोविड के कारण साधारण बुखार अगर आ रहा है तो घर पर ही रहना है? आमतौर से ये पहले कहा गया था कि जिनको कोमॉर्बिडिटी है या उम्र बहुत ज्यादा है, अगर उनको कोविड की बीमारी होती है तो बेहतर है कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाए और हॉस्पिटल में डॉक्टरों की निगरानी में रहे और वहीं पे इलाज करवाए। और उसके बाद में पता चला कि कई लोगों को कोमॉर्बिडिटी होने पर भी ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर ऑक्सीजन का स्तर ठीक रहता है, 94 के ऊपर रहता है और कोई सांस का तकलीफ नहीं है, तो घर में ही इलाज हो सकता है, होम केयर वाला। बेहतर है कि घर में ही ठहर के इलाज कराएं, मगर ये लगे कि अगर ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है या सांस का बीमारी बहुत ज्यादा हो रहा है तो तब वो हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो डॉक्टर के साथ संपर्क बनाए रखें और उनके सलाह पर हॉस्पिटल जा सकते हैं। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर वो लोग जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली है और उसके बाद उन्हें कोविड हो गया है तो वो अपनी अगली डोज कितने दिन बाद लगवा सकते हैं? अभी जो गाइडलाइन बनाए गए हैं उसके अनुसार अगर आपने वैक्सीन लिया है एक डोज और उसके बाद में कोविड का बीमारी हुआ है तो 4 या 6 हफ्ते तक इंतजार करना बेहतर है, उसके बाद में लगा सकते हैं। और डॉक्टर रेड्डी, इसके साथ ही डॉक्टर एनके अरोड़ा की अध्यक्षता में जो कोविड कार्य समूह ने कोविशील्ड वैक्सीन के 2 टीकों के बीच की जो अंतराल था उसको 12 से 16 सप्ताह करने की सिफारिश की थी, उसे भी सरकार ने मान लिया है और अब जो है इसका गैप 12 से 16 सप्ताह का हो जाएगा सेकेंड डोज का। पहले जो ट्रायल्स हुए हैं ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का अलग अलग देशों में कुछ जगह 4 हफ्ते का अंतर रखा था, कुछ देशों में 3 महीने का अंतर रहा था और एक देश में स्पेन में 16 महीने का अंतर भी देखा गया। मगर हर जगह जहाँ पे ज्यादा अंतर रखा गया था 8 से 12 हफ्ते तक, वहाँ पे इम्यूनिटी ज्यादा बना और उससे रक्षा ज्यादा प्राप्त हुई। तो इसीलिए अभी इसका ये निर्धारण किया गया है कि 8 से 12 हफ्ते तक या 16 हफ्ते तक भी अवधि बढ़ा दिया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो अभी 12 से 16 हफ्ते वाला रिकमेंडेशन निकला है। और डॉक्टर रेड्डी, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई नशा करता है, धूमपान करता है या वो कुछ और अल्कोहल लेता है, तो क्या उसे वैक्सीन लेनी चाहिए? देखिए, एक तो नशा करने से शरीर को अनेक प्रकार के हानि होती है, तो वो नुकसान अगर आप वैक्सीन ले या न ले शरीर के ऊपर होगा ही होगा। तो आप बेहतर है कि वो नशे वाले पदार्थ छोड़ दें और वैक्सीन लें, क्योंकि वैक्सीन नहीं लेने से अगर कोविड का बीमारी हुआ, क्योंकि आपका शरीर अभी नशे के वजह से कमजोर हो चुका है, कोविड का असर और भी ज्यादा होगा आपके शरीर पे। तो इसीलिए नशा बंद कर दीजिए और कोविड का वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। डॉक्टर रेड्डी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड की रोकथाम में और कोविड के प्रति लोगों को जागरूक करने में आकाशवाणी समाचार की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल आवश्यक है कि हर व्यक्ति को ये सही समय पर सही तरीके का, सही किस्म का जानकारी मिले। उसी से हम लोग अपने खुद का रक्षा कर सकते हैं, परिवार में दूसरे सदस्यों को भी हम ठीक तरीके का जानकारी देकर उनको भी बचा सकते हैं और दोस्तों को भी बता सकते हैं और साथ में सहकर्मचारी जो है उनको भी हम बता सकते हैं। तो ये जानकारी के आधार पर हम जो कदम उठाते हैं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, उसका अहम महत्व है। इसीलिए आकाशवाणी जब इस प्रकार का जानकारी देता है, खास करके कई विशेषज्ञों द्वारा सरल भाषा में लोगों को सही समाचार पहुंचाता है और सही जानकारी देता है, तो उससे सारा समाज का शक्ति बढ़ता है इस वायरस का मुकाबला करने में। डॉक्टर रेड्डी, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद जी। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।